तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, लीफ अपने साथ सभी विचेस को बॉर्डर टाउन पे लेके आती है, जहाँ पर रोलैंड उन सभी को बहुत ही इज्जत से वेलकम करता है और उन सभी की देखभाल करने का वादा करता है, जहाँ पे उन सभी का यूज बॉर्डर टाउन को ग्रो करने के लिए करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि स्क्रोल एना के पास आती है और इससे कह रही होती है, एको ने मुझसे ये कहा है कि वो सभी सिस्टर्स में से तुम्हारी एबिलिटी को सबसे ज्यादा एडमायर करती है। तो उसकी बातें सुनते हुए एना कह रही होती है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? अब हम देखते हैं स्क्रोल उससे कह रही होती है, वो ग्रे कैसल से नहीं है, वो साउथर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट से एक फॉरेनर है, जहाँ पे एसोसिएशन के जरिए रेस्क्यू करने से पहले वो क्लियर वाटर पोर्ट की एक स्लेव थी, जहाँ पे हाई प्राइस पाने के लिए उसे आदमियों को लुभाने के लिए कई सारे टेक्निकें सीखने के लिए मजबूर कर दिया गया और इसी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन और सफरिंग करना पड़ा। हालांकि उसका पास्ट ये अभी भी अननोन है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो अपने फैमिली से अलग हो गई थी और अपने घर से बहुत दूर किंगडम ऑफ ग्रे कैसल में आ गई थी। खैर, हालांकि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, आज की जो सिस्टर्स है वो पास्ट से बिल्कुल अलग है, उनका लाइफ अब बहुत ही ज्यादा अच्छा हो चुका है। और इसी के साथ हमारी मुलाकात महाराजा से हुई है, जिसने हमारी किस्मत को बदल दिया है। ये कहते हुए वो इसके सर पे टच करती है, तभी वो देखती है कि इसके जो बाल है वो काफी ज्यादा लंबे हैं, जहाँ पे वो उससे कह रही होती है, क्या तुम्हारे बाल तो बहुत ज्यादा लंबे हैं, क्या पहले किसी ने तुम्हारा बाल नहीं काटा है? तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे एना अपना सिर हटाते हुए उससे कह रही होती है, मैंने हमेशा अपने बालों को खुद काटा है। तो उसे देखते स्क्रॉल उससे कह रही होती है, अच्छा तो ऐसी बात है, मैं तुम्हें एक अच्छा हेयर कट दूंगी। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, क्या तुम जानते हो कि हेयर कट कैसे करते हैं? स्क्रॉल उससे कह रही होती है, जब मैं एसोसिएशन में थी तो मैं ज्यादातर सिस्टर्स के हेयर खुद ही काटती थी, तो बस इंतजार करो, मैं अपने इक्विपमेंट को लेके आती हूँ। और इसी के साथ वो कैची और कंघी लेके आती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, एसोसिएशन में ज्वाइन होने से पहले मैं सीब्रिज टाउन के पब में एक बार्बर के रूप में काम करती थी और ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारती थी, जहाँ रोटी के अलावा मुझे जो ब्रॉन्ज के सिक्के मिले थे वो सभी ओल्ड शिप कैप्टन को दे दिए गए हैं, जिसने अपना एक पैर खो दिया था। उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, वो भी तब तक जब तक कि ओल्ड एज की वजह से वो मर नहीं गए। तभी आना से कह रही होती है, वैसे मेरे पास अब भी कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं पूछना चाहती हूँ। तो स्क्रॉल से कह रही होती है, बताओ तुम्हें क्या पूछना है? तो आना से कह रही होती है, कल तुमने जो बुक लिखी थी उसमें कई सारी कहानियाँ थी, लेकिन वो सभी एक ही तरह से खत्म होती हुई दिख रही थी। राजकुमार हमेशा राजकुमार से शादी करेगा और उसे अपनी वाइफ बनाएगा, क्या ये सब सच है? तो उसकी बातें सुनते हुए स्क्रॉल उससे कह रही होती है, ज्यादातर यही होता है और ऑफ कोर्स एक प्रिंस किसी ड्यूक की बेटी से ही शादी करेगा। तो उसकी बातें सुनते हुए एना उससे कह रही होती है, लेकिन ऐसा क्यों? अगर कोई प्रिंस प्रिंसेस या फिर नोबल लेडीज को पसंद ना करे तो क्या होगा? ये सुनते हुए स्क्रॉल उससे कह रही होती है, स्क्रॉल उससे कह रही होती है क्योंकि वो एक प्रिंस है जिसकी राजा बनने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है और इसी वजह से उसकी जो शादी होती है ये उसकी खुद की मर्जी से नहीं होती और इसी तरह हमेशा एक राजा का परिवार चलता रहता है। तो उसकी बातें सुनते हुए एना बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। तो उसे देखते हुए स्क्रॉल मनी मन कह रही होती है, प्रिंस रोलैंड वो एक दिन राजा बन जाएंगे जिसके लिए हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एना वो हमेशा एक विच बनी रहेगी। मैं नहीं चाहती कि उनके बीच एक बड़ा गैप बन जाए और मैं ऐसी चीज देखना भी नहीं चाहती हूँ और ऐसे मामलों को धीरे धीरे समझाने से निपटा नहीं जा सकता, लेकिन ये एक दिन जरूर इसे समझ जाएगी। और इसी के साथ वो इसके बालों को काटते हुए कह रही होती है, तुम अभी बहुत ही ज्यादा बेटर दिख रही हो। खैर, आज मैं तुम्हें एक किताब दूंगी और मान लेना कि ये डायनेस्टीज की कहानी है। और हाँ, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, तो अगर तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज मुझे ढूंढने के लिए मेरे रूम पे आ जाना। इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगती है। तभी एना से कह रही होती है, अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि हमारे महाराज कहानियों के प्रिंस जैसे हैं, वो हमेशा वही करते हैं जो कि वो चाहते हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो उसकी बातें सुनते हुए स्कॉलर से कह रही होती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो एना से कह रही होती है, अगर सच में वो कोई प्रिंस होते तो आखिर वो मुझे क्यों बचाते? और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाते हैं। हम देखते हैं रोलैंड स्क्रॉल को पाइथागोरस थ्योरम दिखा रहा होता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है इसे पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। और वैसे गाइस मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बुक में यही लिखा होता है पाइथागोरस और शायद इसे इंग्लिश में पाइथागोरियन कहा जाता है। तो अगर मैं कहीं पर भी गलत हूँ तो प्लीज मुझे बता देना। हम देखते हैं रोलैंड स्क्रॉल को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता रहा होता है और उसे उसके बारे में सब कुछ समझा रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, तो क्या तुम सब कुछ समझ चुके हो? तो स्क्रॉल से कह रही होती है, हाँ मैं देख सकती हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसे समझ पा रही हूँ। तो रोलैंड से कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, मैं इसमें कुछ और इक्वेशंस लिखूंगा, तो क्या तुम इसे याद रखने के लिए अपनी एबिलिटी का यूज कर सकते हो? तो उसकी बात सुनते हुए स्क्रॉल अपनी एबिलिटी का यूज करती है और इसे याद करने लगती है। तो उसे ऐसा करते हुए देख रोलैंड मनी मन कहता है, मेरे पास फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा मेरी याददाश्त भी कम होती जाएगी, लेकिन मेरी प्रीवियस जॉब
जहाँ मैथमेटिक्स और फिजिक्स इन दोनों सब्जेक्ट के यूज में डेली करते रहता था, जिसकी वजह से मुझे ये अच्छे तरीके से याद है। और इसी के साथ मेरी नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में भी, जैसे हिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मेरा दिमाग इन सारे सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और यहाँ तक एक छोटी छोटी चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ये सारा का सारा नॉलेज यहाँ के बुक्स में स्टोर करना चाहता था, ताकि दूसरे लोग भी इसे कम से कम टाइम में सीख सके। और जब तक स्क्रॉल मेरे जरिए लिखी गई चीजों को याद कर सकती है, तो इन्हें स्टोर करना ये और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। और फ्यूचर में एजुकेशन को प्रमोट करना ये और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। और इसी तरह से ये दुनिया एक मैजिक वर्ल्ड है, जहाँ यहाँ पे मैजिक हर जगह है, जहाँ पे विचेस इसका यूज कई तरीके से कर सकते हैं। और अगर मैं मैजिक पावर का कंपैरिजन इलेक्ट्रिसिटी से करूँ, तो यहाँ के जो विचेस है ये मैजिक का पावर बॉक्स है, लेकिन ये मैजिक पावर ये कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये ऑल एनर्जी का ओरिजिन है। और इस मैजिक पावर को समझने के लिए मुझे ठीक से इस यूनिवर्स को समझना होगा। तब स्क्रॉल उससे कह रहा होता है महाराज, तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता, माफ करना मैं थोड़ा सा खो गया था। खैर मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, तो प्लीज जाके आराम करो। तो उसकी बातें सुनते हुए स्क्रॉल उठ जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो फिर से रुक जाती है। जहाँ पर रोलैंड उससे देखते हुए कह रहा होता है, स्क्रॉल कुछ गड़बड़ है क्या? तो वो उससे कह रही होती है, महाराज मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जहाँ पर रोलैंड उससे कह रहा होता है, ठीक है तुम पूछ सकते हो। और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के अलावा विचेस में कुछ भी गलत नहीं है। इसी के साथ वो बाकी के विचेस के क्वेश्चंस को याद करता है। जहाँ पे लीफ उससे पूछती है, प्रिंस आखिर आपने हमें क्यों चुना? तो वो दूसरी विच पूछती है, क्या आपको डर नहीं लगता कि चर्च आपको मार डालेगा? ये सब याद करते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि वो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगी। तब स्क्रॉल उससे कह रही होती है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप किसी विच को अपनी वाइफ बनाओगे? तो उसकी बातें सुनते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है, क्या आखिर तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? हालांकि एक विच से शादी करना, ये कहते हुए वो एना की सारी बातें याद कर रहा होता है। जहाँ पे वो उसे कह रहा होता है, हाँ मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम नाइटिंगेल को देखते हैं, जो कि वेंडी से कह रही होती है, तुम वापस आ चुकी हो? तो वेंडी उससे कह रही होती है, हाँ। और इसी के साथ ऐसा लगता है कि लिटिल टाउन ने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। हालांकि बहुत देर तक वाइन को कंट्रोल करने की वजह से मेरा कंधा दर्द होने लगा है। वैसे नाइटिंगेल, क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है? तुम्हारे चेहरे पे ये स्माइल। मिस शैडो किलर, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? इसी के साथ हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे नाइटिंगेल भी वहाँ पे मौजूद होती है, जो कि रोलैंड और स्क्रॉल की बातें सुन रही होती है। इसी के साथ हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पे वेंडी उसे देखते हुए कह रही होती है, अच्छा तो शायद ऐसा होगा कि तुमने वो कार्ड गेम जीत लिया है, क्यों है ना? इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम आयरन एक्स को देखते हैं, जो कि उन्हें आर्मी के सामने होता है, जो कि उन्हें ट्रेन कर रहा होता है। यहाँ पर कार्टर भी होता है, जो कि मन ही मन कह रहा होता है, सर्दी से पहले ये लोग महज बहुत ही ज्यादा कमजोर और लेजी सिविलियंस थे, लेकिन जब उन्होंने खून का स्वाद चखा तो वो ऑर्डिनरी माइनर और हंटर्स से बहुत ही पावरफुल सोल्जर बन गए। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे रोलैंड और एको आते हैं, जहाँ पर रोलैंड कार्टर से कह रहा होता है, कार्टर आखिर ट्रेनिंग कैसे चल रही है? तो कार्टर कह रहा होता है, ये ट्रेनिंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही है। इसी के साथ ये वुमेन, क्या ये वही विच है जो कि आज हमारे ट्रेनिंग में असिस्टेंट होगी? तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, तो ठीक है सभी लोगों को इकट्ठा कर लो, मुझे यहाँ पे कुछ अनाउंस करना है। तो उसकी बातें सुनते हुए कार्टर सभी लोगों को इकट्ठा कर लेता है और उन लोगों से कह रहा होता है, अटेंशन महाराज कुछ अनाउंस करने वाले हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि रोलैंड उन सभी के सामने खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, तो कैसे हो तुम सभी लोग? तुम सभी लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। वो ये कह रहा होता है कि तभी आयरन एक्स काफी तेजी के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ता है, जो कि देखते हुए नाइटिंगेल रोलैंड से कह रही होती है, महाराज प्लीज सावधान हो जाइए। यहाँ पर कार्टर भी आगे आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि आयरन एक्स एको के सामने झुक जाता है और कह रहा होता है, क्लैन लीडर। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड और बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और इसी के साथ हमें एको के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि 4 पिलर जल रही होती है और उसके बीच आग जल रही होती है, जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जिसके ऊपर कुछ लोग अटैक कर रहे होते हैं और उसे मार रहे होते हैं। ये सब देखते हुए एको चिल्लाते हुए कहती है, ब्रदर तुम ऐसे नहीं मर सकते हो। तो वो जो आदमी होता है वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है, बताओ क्या तुम ओशा क्लैन की लास्ट मेंबर हो? तो क्या क्लैन लीडर की डॉटर सैग ड्यूल में पार्टिसिपेट करना चाहती है? तो ऐसे रेजिस्ट करना बंद करो, ओशा क्लैन ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। बस अपने फादर और अपने ब्रदर को देखो, जो कि मेरे हाथों के जरिए मरने वाले हैं, और रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हारा सारा
क्लैन मेरा स्लेव बन जाएगा और यही वीक बनने का रिजल्ट है। इसी के साथ जिस मिक्स्ड ब्लड मोजिन सोल्जर को तुमने अडॉप्ट किया है और उसे फाइट के लिए राइज किया है वो सच में बुरा नहीं है। ओशा क्लैन तुमने सच में एक अच्छा डॉग पाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वो मिक्स्ड ब्लड मोजिन सोल्जर आयरन एक्स होता है जो कि उठते हुए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ वो पर्सन एको के पास आगे बढ़ते हुए उससे कह रहा होता है स्लीप बनने से पहले शायद दूसरे क्लैन उसे अपने साथ लेके जाए, लेकिन तुम काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो और अगर मैं तुम्हें नॉर्थ में भेज दूं तो मुझे काफी ज्यादा गोल्ड मिलेंगे। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए आयरन एक्स आगे बढ़ता है और कहता है प्लीज उसे जाने दो। ये कहते वो उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी एक आदमी उसके पीछे से आते हुए उस पर अटैक करते हुए उसे बेहोश कर देता है। इसी के साथ में प्रेजेंट में कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयरन एक्स और एको रोलैंड के ऑफिस में होते हैं, जहाँ पे आयरन एक्स कह रहा होता है उस डुएल के बाद मैंने दूसरे क्लाइंट को रिफ्यूज कर दिया। मेरा बस एक ही गोल था, वो था सिल्वर मून को बचाना। जहाँ क्लियर वाटर पोर्ट के साउथ में मैंने काफी सारे स्लेव मार्केट में ढूंढा, लेकिन मुझे ये नहीं मिली। लेकिन आखिर किसने सोचा हुआ कि ये यहाँ पे होगी। इसी के साथ वो रोलैंड के सामने झुक जाता है और कह रहा होता है महाराज मैंने 3 गॉड्स की शपथ ली कि मैं हमेशा अपनी पूरी लाइफ तक आपके कमांड को फॉलो करूंगा, लेकिन अभी जो हुआ जब मैंने सिल्वर मून को देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं अपने आप को कंट्रोल करने में फेल हो गया, तो प्लीज मुझे पनिश कीजिए। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता बस काफी है, तुम अभी खड़े हो सकते हो। इसी के साथ मैं तुम्हारे क्लैन को रिवेंज लेने में मदद करूंगा और ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो उसकी बातें सुनते हुए आयरन एक्स काफी ज्यादा खुश होता है। कह रहा होता क्या महाराज क्या आप सीरियस है? आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? तो रोलैंड कह रहा होता ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ, लेकिन अभी सही समय नहीं है। उसकी बातें सुनते हुए आयरन एक्स एको से कह रहा होता है क्लैन लीडर हम जल्दी अपने होमलैंड में वापस लौट जाएंगे। तो वो उससे कह रही होती है कोबागो मैंने तुम्हें पहले ही बताया है मैं क्लैन लीडर नहीं हूँ। दूसरी तरफ हम रोलैंड को देखते हैं जो कि मनीमन कह रहा होता है अभी आयरन एक्स ने जो डिस्क्राइब किया है ये वही चीज है जो कि मैं चाहता हूँ। एक्सट्रीम साउथ की ओर ब्लैक गू जो कि अंडरग्राउंड से बाहर निकलता है, ये जलता रहता है लेकिन ये भाप में नहीं बदलता, तो इसका मतलब ये तेल होना चाहिए और अगर ये सच में वही चीज है जो कि मैं सोच रहा हूँ तो इस ऑयल के साथ मैं कंब्यूजन इंजन को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ और अगर मैं इसे वाइजली यूज करूँ तो हम इस दुनिया को चेंज कर सकते हैं और ओशा क्लैन के पावर से मैं बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के ऑयल के एक स्टेबल सप्लाई को पा सकता हूँ। इसी के साथ वो कह रहा होता तो फिर ठीक है, एक बार थ्रोन क्लेम करने के बाद मैं ओशा क्लैन के लिए एक्सट्रीम साउथ की ओर उन्हें रिसोर्स को ढूंढने के लिए जाऊंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए आयरन एक्स कह रहा होता है थैंक यू महाराज। तभी रोलैंड कह रहा होता है लेकिन आयरन एक्स आज तुमने जो किया है इसने फर्स्ट आर्मी के रूल्स को वायलेट किया है, तो तुम्हें 2 दिन की कैद की सजा सुनाई जाएगी। तो उसकी बातें सुनते हुए आयरन एक्स कह रहा होता है मैं आयरन एक्स इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ। इसी के साथ हमें दूसरी तरफ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रायन को देखते हुए एक सोल्जर उससे कह रहा होता है सर नाइट तो आखिर आयरन एक्स के साथ क्या हुआ है? मैं उनके एक्शन को देख के काफी ज्यादा हैरान हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रहा होता है मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मुझे सर मत कहो, तुम मुझे टीम लीडर कह सकते हो। खैर उम्मीद है कि महाराज आयरन एक्स पर ज्यादा हार्श नहीं होंगे। तो पर्सन भी कह रहा होता है हाँ मैं भी यही उम्मीद करता हूँ और मैंने पर्सनली महाराज से बात की है और वो दूसरे नोबल्स की तरह नहीं है। इसके साथ मैं उनके ऊपर अपनी फिंगर नहीं रख सकता, लेकिन वो दूसरे नोबल से बिल्कुल अलग है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रोलैंड और बाकी सभी लोग आ जाते हैं जहाँ पे कार्टर सभी को अटेंशन होने के लिए कहता है। यहाँ पर हम उसी पर्सन को देखते हैं जो कि ब्रायन से कह रहा होता है मैं उनके कैप्टन के साथ आयरन एक्स को नहीं देख सकता, आखिर वो कहाँ पे है? तो ब्रायन उससे कह रहा होता शांत हो जाओ। यहाँ पर रोलैंड सभी लोगों से कह रहा होता है पहले ही तुम्हारी ट्रेनिंग रोक दी गई थी, लेकिन मैं जो करने के लिए यहाँ पे आया हूँ उसे पूरा करने के बाद तुम लोग फिर से अपने ट्रेनिंग को जारी रखोगे। मेरे बगल में ये लेडी ये एक विच है एको और ये आयरन एक्स की खोई हुई रिलेटिव है और आयरन एक्स की उस हरकतों की वजह से उसे 2 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई है। और मैं एक बार फिर से ये कहता हूँ फर्स्ट आर्मी के रूप में तुम लोग सबसे फाइनेस्ट सोल्जर हो और एक सोल्जर के रूप में रूल को फॉलो करना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ चुकी है? तो वो लोग कह रहे होते हाँ महाराज हमें समझ में आ चुकी है। तो रोलैंड कह रहा होता है इस ट्रेनिंग सेशन में तुम लोगों को एको के जरिए असिस्ट किया जाएगा, वो मार्चिंग सॉन्ग को सिमुलेट करेगी जहाँ पे एको वेरियस साउंड इसी के साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी सिमुलेट करेगी और वो जिस सॉन्ग को सिमुलेट करेगी उसे कमांड के रूप में तुम्हें फॉलो करना है। तो उन लोगों की बातें सुनते हुए वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या मार्चिंग सॉन्ग, आखिर ये क्या है? तभी रोलैंड कह रहा होता है इस फाइट में एको तुम सभी के पीछे
पीछे खड़ी होगी और वो फर्स्ट आर्मी के बैनर के रूप में काम करेगी, जहाँ तुम लोगों की ड्यूटी उसे प्रोटेक्ट करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब वो अपनी परफॉर्मेंस करने वाली है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इको आगे बढ़ती है, जहाँ पे मर्चिंग सॉन्ग गाने लगती है, जिसे देखते हुए रोलैंड मनीवन कह रहा होता है सो कॉल्ड मर्चिंग सॉन्ग बैटलफील्ड में लोगों को इंस्पायर करने के लिए है। इसी के साथ हम देखते हैं कि मर्चिंग सॉन्ग सुनते हुए वो सभी लोग अपनी ट्रेनिंग काफी अच्छे से कर रहे होते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें ब्लैक वाटर पोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम काफी सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे गार्ड कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनके ऊपर एरो से अटैक हो जाता है, जो कि देखते हुए वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और ऐसे उन पर कई सारे अटैक होता है। इसी के साथ हम टिमोथी विंबलडन को देखते हैं जो कि अपनी आर्मी के साथ ब्लैक वाटर पोर्ट पे अटैक कर देता है, जहाँ पे इसका जो सेनापति होता है वो उससे कह रहा होता है ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि आपने गेस किया था महाराज। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपकी जो सिस्टर है ये हमारे कब्जे में होगी। तो उसकी बात सुनते हुए टिमोथी कह रहा होता है अब तक तो उसे जाग जाना चाहिए। इसी के साथ वो मनीवन कहता है मैंने पैदल सेना को मेन रोड पर तैनात कर दिया है और ईस्ट की ओर घूमते हुए स्किल्ड वॉरियर को अपने साथ ले लिया है, तो अब उसे सरप्राइज देने का वक्त आ चुका है। ये कहते ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे रोलैंड अपने सेनापति से कह रहा होता है ऐसा लगता है जैसे वो भागने वाली है, हालांकि वो रात में कोई भी हरकत नहीं कर पाएगी। तो वो जो सेनापति होता है वो उससे कह रहा होता है आप बिल्कुल सही है महाराज, किसी सेना को नाइट टाइम में पीछे चढ़ने का ऑर्डर देना ये बिल्कुल सुसाइड होगा और अगर वो सच में ऐसा करना चूज करती है तो हमें तो लड़ना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद ही अपने आप को सरेंडर कर देगी। तो टिमोथी कह रहा होता है जितना मैं गार्सिया को जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग वो पीछे नहीं हटेगी, भले उसे अपने पूरे टाउन के लोगों को मारना क्यों ना पड़े, तो भागने के लिए कोई ना कोई रास्ता तैयार कर ही लेगी। लेकिन बेझिझक दौड़ो मेरी प्यारी बहन, लेकिन अगर तुम क्लियर वाटर पोर्ट तक पहुँच जाते हो तो भी तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। तब इसको सेनापति उससे कह रहा होता है महाराज चलो अलग हो जाते हैं और प्लान को फॉलो करते हैं। मैं ईगल सिटी के अटैक को लीड करूंगा और आप रेवल आर्मी को पीछा करना, और एक बार सिटी पे कब्जा करने के बाद जब मैं गार्सिया को कब्जा कर लूं तो मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। तो उसकी बात सुनते हुए टिमोथी कहता तो फिर ठीक है चलो। ग्रे कैसल का फ्लैग यहाँ पर लहराते हैं और रेबल गार्सिया और उसके सभी लोगों को खत्म कर देते हैं। इसी के साथ वो सभी आगे बढ़ते हैं, जहाँ भी वो ईगल सिटी के आर्मीज को मारने लगते हैं, जहाँ भी वो सेनापति कह रहा होता है महाराज आपका प्लान तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, यहाँ से बच के जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और हमें उनसे आगे निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उसकी बातें सुनते हुए टिमोथी कह रहा होता है वो बेवकूफ फ्रैंक आखिर वो क्या कर रहा है और वो अभी तक हमारे साथ क्यों नहीं है, क्या वो ये पता लगाने में बिजी है कि गार्सिया के ट्रीजर को कैसे निकला जाए। तभी वो सेनापति वो कुछ देखता है। इसी के साथ वो दोनों देखते हैं कि ईगल सिटी के दीवार पे गार्सिया अपना फ्लैग लेते हुए खड़ी होती है और अपने लोगों से कह रही होती है मेरे सोल्जर डरने की कोई बात नहीं है, क्लियर वाटर की क्वीन तुम्हारे साथ है। ये कहते हुए वो मुस्कुरा रही होती है, जो कि देख के टिमोथी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पे वो मनीवन कह रहा होता है गार्सिया तुम कभी नहीं बच पाओगी, तुम्हें मरना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये तुम्हारा आखिरी विश्वासघात होगा। तो अच्छा यही होगा कि तुम अपने अच्छे यादों को याद कर लो। और ऐसा ही कुछ टाइम बीत जाते हैं, हम देखते हैं सूरज निकलने लगता है, जहाँ पे वो सभी लोग उसी ईगल सिटी पे एंटर करते हैं, जहाँ पे अंदर जाते हुए वो सेनापति इधर उधर देखने लगता है, जहाँ भी वो कहता है कुछ गलत है, वो प्रिंसेस वो इतनी ज्यादा डम्ब नहीं हो सकती है और आखिर उसने यहाँ के दीवारों पे कोई भी गार्ड्स क्यों नहीं रखा। इस तरीके के साथ उसके पास भागने के लिए ज्यादा टाइम होता, तभी उसे कुछ स्मेल आती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है इस जगह से बहुत बदबू आ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमें इसी जगह के नीचे एक बड़े टनल का सीन दिखाया जाता है। इसी के साथ वो सेनापति महल के अंदर घुसता है, जहाँ पे जो दूसरा सोल्जर होता है वो उससे कह रहा होता है हमने सभी तहखानों की जांच कर ली है लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। तभी अचानक से बाहर एक ब्लास्ट होने की आवाज आती है, यहाँ पे ये सब देखते हुए सेनापति बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मनीवन कहता है अगर गार्ड से जल्दी में पीछे हट रही होती तो महल की सफाई नहीं करती, उसने बहुत ही समय पहले ही इस जगह को छोड़ने का प्लान बना लिया था, लेकिन अगर ये प्लान है तो आखिर उन्होंने डिफेंसेस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अभी वहाँ पे और एक सोल्जर आता है और कहता है सर नॉर्थ गेट वहाँ पे आग लग गई है। जो कि सुनते हुए सेनापति बाहर जाता है और देखता है कि उस पूरी की पूरी सिटी में आग लगी हुई है, जहाँ पे अपने साथियों से कह रहा होता है काम डाउन, फायर ब्रिगेड को जल्दी से यहाँ पे बुलाओ। तो जो सोल्जर होता है वो कह रहा होता है सर इसे बुझाना ये इम्पॉसिबल है। जो कि सुनते हुए वो कह रहा होता है क्या तुम इसे बुझा नहीं सकते हो। तो पर्सन कह रहा होता है पानी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है और किसी वजह से पानी के फ्लो के साथ साथ आग और भी ज्यादा जलती जा रही है। तभी वहाँ पे और एक पर्सन आती है और कह रही होती है सर ये जो फायर है ये इनर सिटी तक फैल रही है और हमारे सोल्जर इसे रोक नहीं पा रहे हैं। तो सेनापति कह रहा
होता है, घबराओ मत, ये गार्सिया के ऑर्डर के तहत विचेस के जरिए बनाई गई डिमोनिक फायर है। जल्दी से द स्टोन ऑफ डिवाइन जजमेंट का यूज करो, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो उसकी बात सुनते हुए वो लेडी कह रही होती थैंक गॉड हम अब बच जाएंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सेनापति अपने घोड़े में बैठते हुए उसे जजमेंट ऑफ डिवाइन स्टोन को बाहर निकालता है और कह रहा होता है घबराओ मत, इसे यूज करो और जल्दी से यहाँ से निकलो। इसी के साथ वो सभी को लेते हुए उसी आग में कूद पड़ता है, जहाँ पे उस सेनापति बाहर निकलते हुए कह रहा होता है जल्दी करो, एक गेट ये ऑलमोस्ट हमारे सामने ही है, हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी वो अपने पीछे देखता है जिसके पीछे कोई भी नहीं होता और जो बचे हुए लोग होते हैं वो सभी जल के मर चुके होते हैं, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उस स्टोन को देखते हुए कह रहा होता है क्यों आखिर इसने काम क्यों नहीं किया, ये सब क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि वो जो पूरी की पूरी सिटी होती है वो जल के राख हो रही होती है। ये देखते हुए वो बहुत ही मुश्किल से वहाँ से बाहर निकलता है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा घायल होता है और कह रहा होता है द स्टोन ऑफ डिवाइन जजमेंट ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था, ये विजेस का काम नहीं था, आखिर ये सब क्या था। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक हंटर खड़ा होता है, जो कि देखते वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते कि क्या एक नोमड। तभी हम देखते हैं कि वो जो नोमड होता है वो एक ही वार से उसके गले को धड़ से अलग कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि गार्सिया की बाकी जो आर्मी होती है वो दूसरी तरफ से आती है और तिमोथी की आर्मी पर अटैक कर देती है, जहाँ पे वो काफी इजीली उन्हें मार रही होती है। इसी के साथ हम वहाँ पे गार्सिया को देखते हैं जो कि उन्हें अटैक करने के लिए कहती है, जहाँ पे उसके जो 2 हंटर होते हैं वो काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ ये सब देख के तिमोथी के जो आर्मी होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वो लोग अपने पीछे की तरफ देखते हैं, जहाँ पे और सारी आर्मी उनकी तरफ अटैक कर देती है, जो कि देखिए वो लोग कह रहे होते हैं ये तो साउथ से नोमड्स है, जहाँ पे सारे के सारे नोमड्स उनको मार रहे होते हैं। जहाँ पे गार्सिया की आर्मी एक तरफ से जीत रही होती है, दूसरी तरफ ये सब देखते हुए तिमोथी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है, जहाँ पे अपने साथी से कह रहा होता है हॉर्न बजाओ और रेनफोर्समेंट को पीछे हटने के लिए सिग्नल दो। तो उसका जो साथी होता है वो कह रहा होता है महाराज पहले ही बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तो तिमोथी अपनी आर्मी से कह रहा था जल्दी से पीछे हटो, हमें यहाँ से पीछे हटना होगा। इसी के साथ वो वहाँ से भागते हुए मनी मन कह रहा होता है गार्सिया मैं इस बार तुम्हें जीतने दे रहा हूँ। सीन चेंज होता है, हम रोलैंड को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है, जहाँ पे वो बॉर्डरटाउन और लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस का बॉर्डर बना रहा होता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस से डेफिनेटली हम पर अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम डीमन वन से बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने मुझे एक ही झटके में पकड़ने का प्लान बनाया है, ये सोचकर कि मैं उन लोगों से वापस नहीं लड़ पाऊंगा। हालांकि सब कुछ एकदम ऑर्डर से चल रहा है, लेकिन हमारे स्टोर में उतना ज्यादा बारूद नहीं है जितना कि मैं चाहता हूँ, लेकिन इतना उनसे फाइट करने के लिए काफी है। तो क्या जीतने के बाद मुझे लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस में चले जाना चाहिए? इसी के साथ वो अपने बहनों और भाइयों के बारे में याद करता है, जहाँ भी वो मनी मन कह रहा होता है नहीं ये बॉर्डर टाउन यही सबसे बेस्ट जगह है। हालांकि बॉर्डर टाउन को एक्सपेंड करने के लिए ज्यादा लेबर और ज्यादा रिसोर्स की जरूरत है, जो कि लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस प्रोवाइड कर सकता है, जहाँ पे उनके पास गोल्डन रॉयल्स, मटेरियल्स और क्राफ्ट्समैन्स है। तो मुझे वो सब कुछ चाहिए, ये कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। अभी वो अपने सामने खिड़की की तरफ देखता है, जहाँ से कुछ उड़ते हुए आ रहा होता है। अभी वहाँ पे लाइटनिंग आती है और उसे हिट करते हुए उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देती है, जहाँ पे ये देखते हुए रोलैंड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे लाइटनिंग उससे कह रही होती है महाराज वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। इसी के साथ हम लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस के आर्मी को देखते हैं, जो कि बॉर्डर टाउन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम ड्यूक को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इनमें से एक पर्सन उससे कह रहा होता है हम लगभग 12 घंटे में बॉर्डर टाउन में पहुंच जाएंगे, तो क्या हम तुरंत हमला कर देंगे या फिर एक दिन के लिए जवाबी कार्रवाई करेंगे? तो उसकी बात सुनते हुए ड्यूक कह रहा होता है चिंता मत करो, हम आज रात तक महल के अंदर उनके बिस्तरों पे सो रहे होंगे। हालांकि मुझे यकीन है कि बॉर्डर टाउन में बिस्तर हमारे फोर्ट्रेस की तरह आरामदायक नहीं है। तो उसकी बात सुनते हुए वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग हंस रहे होते हैं, जहाँ पे एक पर्सन कह रहा होता है आखिर ये बॉर्डर टाउन जैसी बेकार सी जगह ये हमारी सेना से कैसे बचाव करेगी? तो पेट्रोव के फादर कह रहे होते हैं हमारी सेना पहले ही एक दिन के लिए पैदल चल चुकी है और बहुत ही ज्यादा थक चुकी है, तो अगर हम सीधे घेराबंदी करेंगे तो ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा वो प्रिंस उसने सिर्फ कुछ माइनर के साथ इस डीमन मंथ को सरवाइव किया है, तो मेरा मानना यह है कि हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। तो वो और एक पर्सन कह रहा होता है क्या तुम डीमंस को ठीक से नहीं जानते हो ओल्ड चैप? वो लोग सिर्फ जंगल में खतरनाक होते हैं, एक बड़ी सी दीवार के साथ वो एक पंचिंग बैग के अलावा और कुछ नहीं है। इसी के साथ उन लोगों ने उस बेकार से प्रिंस के दीवार को नहीं तोड़ पाया है, ये कितना ज्यादा बेकार है और मुझे नहीं लगता कि इसमें डरने की कोई बात है। तभी वो ड्यूक कह रहा होता है बिल्कुल, और मुझे ये न्यूज मिला है कि हेरमिस पर भी एक बहुत ही बड़े नंबर्स पर हाइब्रिड
डीमंस ने अटैक किया था और वो लगभग गिर चुका था। तो ऐसे लगता है कि बोरोटाउन भी कुछ बाहरी लोगों के साथ फेमिलियर हुए हैं। खैर इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है सेकंड प्रिंस और थर्ड प्रिंस को दोनों तरफ से भारी नुकसान उठाना पड़ा और ईगल सिटी उसका डिस्ट्रक्शन हुआ, जिस वजह से कैपिटल में आर्मी बहुत ही ज्यादा घटती जा रही है। तो अभी वेस्ट को कैप्चर करना ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। धीरे धीरे मैं पूरे कैपिटल को भी कैप्चर कर सकता हूँ और मैं ऑसमोंड रेयान उस लैंड का किंग बन सकता हूँ। इसी के साथ वो साथियों से कह रहा होता है उस प्रिंस को ऑप्शन के तौर पर सरेंडर करने के लिए मैसेंजर को भेजो और अगर वैसे एग्री करता है तो हम लोग उसे थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे और उसे कैपिटल में वापस भेज देंगे। तो उसकी बात सुनते हुए दूसरा पर्सन कह रहा होता है ड्यूक फादर, प्रिंस ने पहले ही अपनी आर्मी को आगे भेज दिया है और ऐसा लगता है कि वो हथियार चला रहे हैं, जिसे देखते हुए ऐसे नहीं लगता कि वो सरेंडर करने वाले हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए ड्यूक रियान अपने टेलीस्कोप का यूज करता है और बोरोटाउन की ओर देखने लगता है। इसी के साथ पेट्रोफ के डैड कह रहे होते हैं ये सब बकवास है, उनका जो आर्मी है वो सिंपल चार्ज से टूट जाएगा, ये बस लकड़ी का पिलर जैसा है जिसे हम कभी भी काट सकते हैं। तभी ड्यूक रियान कह रहा होता है इस तरीके के ओवरवेलमिंग ओपोजिशन को फेस करते समय इस तरीके का सिंपल विचक्राफ्ट ये हमारे अगेंस्ट वर्क नहीं करेगा। इसी के साथ वो अपने साथियों को अटैक करने के लिए कह देता है और ऐसे कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आर्मी एक दूसरे के सामने होते हैं। जहाँ पे उसे देखते हुए बोरोटाउन की जो आर्मी होती है वो घबराने लगती है। जहाँ पे हम वैन को देखते हैं जो कि घबराने लगता है, तभी उसका दोस्त उसे बहुत ही जोर से थप्पड़ मारता है। जहाँ पे उससे कह रहा होता है घबराओ मत तुम कमीने कहीं के, लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस के कमीने वो आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि हम जीत सकते हैं? तो उसकी बातें सुनते हुए वैन कह रहा था बिल्कुल हम जीत सकते हैं। तो उसका साथी कह रहा होता है हम डीमंस के अगेंस्ट जीत गए हैं और ये लोग उन्हीं मॉन्स्टर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हमने कभी भी किसी आर्मी के खिलाफ फाइट नहीं की है और इसी के साथ वो लोग काफी दूर तक फैले हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि इनसे निपटना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो वैन कह रहा होता है महाराज के साथ अगर तुम डीमन मंथ को हरा सकते हो जिसपे पहले कोई भी यकीन नहीं करता था, तो महाराज की मदद से हम इस फाइट को भी जीत सकते हैं। और इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा होता है जब तक महाराज हमारे साथ है हम टिके रहेंगे, हमें उन पर यकीन करना चाहिए। और ये कहते हुए सभी लोग नारा लगा रहे होते हैं। दूसरी तरफ दूर से ये सब रोलैंड देख रहा होता है जहाँ पे वो काफी ज्यादा खुश होता है और मनी मन कह रहा होता है ये मेरी आर्मी है, विचेस की पावर के साथ बनी हुई एक आर्मी। इस समय ये थोड़ा सा फीका लग सकता है, लेकिन मेरा पहला कदम रिवॉल्यूशन है और ये उस दुनिया को बदलने का पहला कदम है, हमें जरूर जीतना होगा। अभी लाइटनिंग आगे बढ़ते हुए कह रही होती है महाराज आखिर आप क्या कर रहे हैं, देखो वो लोग हम पर अटैक कर रहे हैं। जो कि देखते रोलैंड अपने साथियों से कह रहा होता है तो फिर ठीक है फायर करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि रोलैंड की आर्मी उन तोपों के साथ उनके ऊपर अटैक कर रही होती है, जहाँ पे वो लोगों ने बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देते हैं। जो कि देखते उनमें से एक पर्सन कहता है कि क्या आखिर ये क्या है, क्या प्रिंस वो लाइटनिंग का यूज कर रहा है, ये सब क्या बकवास है। तो ड्यूक कह रहे होते हैं शांत रहो और घबराओ मत, ये बस एक बेकार से टैक्टिक है और कुछ नहीं। ये बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है लेकिन इस समय ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा है, तो चलो उन पर अटैक करो। तो वैसे भी ओपोजिशन ये हमारा आधा से भी आधा है, तो चलो उन्हें खत्म कर देते हैं। तभी उनके ऊपर और एक तोप आके गिरता है और ये तोप बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और जैसे वो वहाँ पे गिरता है वैसे काफी बड़ा धमाका होता है। जो कि लेके ड्यूक रियान कह रहा होता है खैर ये सही है, जब तक हम चार्ज करते रहेंगे उनकी जो डिफेंस होगी वो कमजोर पड़ती जाएगी और आखिर में हम ही जीतेंगे। ये कहते हुए वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं, जिनमें से वो लाल वाला वाला पर्सन उनके बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाता है। जो कि देखते हुए वैन कह रहा था जल्दी से उस पर निशाना लगाओ और अटैक करो, इसी के साथ गन को भी तैयार रखो। तभी हम देखते हैं कि वो जो नाइट होता है वो उनके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है कि तभी उसके ऊपर गोली से शूट हो जाती है और उसे मार दिया जाता है। जहाँ पे ये सब देखते हुए ड्यूक रियान बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो कह रहा होता है क्या आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी वैन कह रहा होता है हम शार्प शूटर है और हमारा एक गोली हर एक दुश्मन को मार गिराती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनकी पूरी की पूरी आर्मी के पास काफी सारे गन्स होते हैं और ऐसे ही वो लोग ड्यूक रियान की आर्मी को मार रहे होते हैं। जो कि देख के वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। जहाँ पे एक नाइट कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि आखिर ये प्रिंस ये किस तरीके की डिमोनिक आर्ट्स का यूज कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें वापस जाना होगा। तो पेट्रोफ के फादर कह रहे होते हैं हमारे पास अभी भी बहुत सारी आर्मी है, हमें अभी वापस चले जाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तभी ड्यूक रियान कह रहा होता है नहीं हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम उसे मारने वाले हैं और कोई भी पीछे नहीं हटेगा, चलो उसे मारो। लेकिन कुछ समय
समय के अंदर हम देखते हैं कि लॉन्ग फोर्ट्रेस की जो पूरी की पूरी आर्मी होती है वो हार जाती है। जहाँ पे रोलैंड कह रहा होता है ये लोग हार चुके हैं, तो कार्टर कहता है ऐसा लगता है कि नाइट्स का ये एरा ये खत्म हो चुका है। तो रोलैंड उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है इस पर ध्यान देने का सही टाइम नहीं है दोस्त, हमें अभी भी ड्यूक्लियन का पीछा करना होगा, वो यहाँ से भाग गया है। इसी के साथ वो मनीमैन कह रहा होता है नाइट्स का ये एरा ये खत्म हुआ है, लेकिन हमारा एरा ये शुरू होता है। और इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपनी शिप में आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर रोलैंड मनीमैन कह रहा होता है आज पहली बार मैंने किसी बैटल को संभाला है और जितना कि मैंने सोचा था ये उससे कई ज्यादा सक्सेसफुल था। हमारे नाइट ट्रूप्स के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। जहाँ पे कार्टर और आयरन एक्स रियान का पता लगाने के लिए मस्कट डिवीजन को अपने साथ लेके गए हैं, जहाँ पे वो कल सुबह तक एक सरप्राइज अटैक लॉन्च कर देंगे। इसी के साथ विचिस ने भी अपने सभी एबिलिटीज का यूज किया, जहाँ पे मेरी आर्मी और विच के टेक्नोलॉजी के साथ हम जरूर एक एंटायर एम्पायर बना देंगे। ये बिल्कुल हमारे खुद के पर्सनल चीट कोड जैसा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। ये कहते हुए वो स्माइल कर रहा होता है, तभी वहाँ पे आना जाती है, जहाँ पे वो उसे देखते हुए कह रही होती है आखिर आप किस लिए स्माइल कर रहे हैं। जो कि देखते वो थोड़ा सा हैरान होता है और कहता कुछ भी तो नहीं। तभी एना रुमाल निकालते हुए कह रही होती सच में अपने मुंह को तो पोंछ लीजिए। और ये कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तो रोलैंड उसके हाथ से रुमाल लेते हुए कह रहा होता है खैर मैं ये खुद कर लूंगा। इसी के साथ वो अपने मुंह को खुद पोंछ लेता है, जहाँ पे एना उसे कह रही होती है देर हो रही है और हमें बोट में सोना होगा। तो रोलैंड कह रहा होता है हाँ मैं समझ सकता हूँ। और इसी के साथ वो भी अंदर जाता है, और क्योंकि इस बोट में एक ही रूम है तो इसलिए उन सभी को एक ही रूम पे सोना पड़ता है, जहाँ पे सारे के सारे विचेस एक साथ होती है। जो कि देखते रोलैंड कहते क्या हम लोग एक साथ सोने वाले हैं। और ये कहते वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ऐसे ही आधी रात बीत जाती है, हम देखते हैं कि सभी लोग सोए हुए होते हैं, जहाँ पे उन सभी के बीच रोलैंड सोया हुआ होता है, जहाँ पे मनीमैन कहता है आखिर मैं इस तरीके से कैसे सो सकता हूँ। तभी उसकी नजर एना पर जाती है, जो कि उसे देख रही होती है। ये देखते हुए वो उससे कहता है क्या तुम सो नहीं सकते हो। ये कहते हुए वो उसके नाक को खींचता है और उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें सोने का एक तरीका सिखाता हूँ। इमेजिन करो कि एक शिप का झुंड एक रस्सी के ऊपर जंप कर रहा है, जैसे 1 शिप 2 शिप 3 शिप, और ऐसे गिनते गिनते सोने का ट्राई करो। तो ये सुनते हुए एना कह रही होती है 1 शिप 2 शिप 3 शिप, और ऐसे वो गिनती गिनती जाती है, जहाँ पे बहुत ही जल्दी सो जाती है। लेकिन यहाँ पर रोलैंड वो सो नहीं पा रहा होता है, जो कि मनीमैन कहता है अब मुझे सोने में और भी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तभी हम यहाँ पे नाइटिंगेल को देखते हैं, जो कि चुपके से उसे देख रही होती है, और इसी के साथ सुबह हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग जाग जाते हैं। जहाँ पे उठते हुए लीफ कह रही होती है गुड मॉर्निंग। वैसे महाराज और एना आप दोनों को कैसी नींद आई। तो हम यहाँ पर एना को देखते हैं, जिसकी आंखों में डार्क सर्कल पड़ चुकी होती है, जहाँ पे मनीमैन गिनती गिनते हुए कह रही होती है 57,960 शेप, मतलब कि वो इतनी गिनती गिन चुकी है कि वो रात भर सो ही नहीं। तो लीफ कह रही होती है इसका मतलब तुमने ठीक से सोया नहीं है ना। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ड्यूक रियान को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और शराब की एक गिलास तोड़ते हुए कह रहे होते हैं आखिर मुझे कौन बताएगा कि आखिर वो किस तरीके की नई वेपन्स का यूज कर रहे हैं। उनकी रेंज क्रॉसबो से भी ज्यादा है, लेकिन उनमें से हर एक अटैक दिखाई नहीं देती। तो जब हम फ्रंट लाइन पे थे तो क्या किसी ने देखा कि वो चीज क्या था। उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है, मैंने सिर्फ एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनी है, जो कि बिल्कुल थंडर की तरह है, जहाँ पे नाइट्स को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ईंट की दीवार पे दौड़ रहे हो, जिनकी बॉडी कभी भी अलग हो सकती है। तो यहाँ पे और एक पर्सन कह रहा होता है क्या ये विचेस का काम है। तो ड्यूक रियान कहता है नहीं ये इम्पॉसिबल है, सभी नाइट्स अपने पास स्टोन ऑफ द डिवाइन जजमेंट साथ रखते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी किसी विच को नहीं देखा है, लेकिन ये डिवाइन स्टोन उनके अटैक को रोक नहीं पा रही थी। हालांकि एक भी हार से कुछ भी नहीं बदलेगा, और जब तक हमारे पास लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस है हम फिर से रिग्रुप कर सकते हैं और फिर से एक नया आर्मी बना सकते हैं। हम नदी के पार ट्रेड बंद कर सकते हैं, हम सारे के सारे फूड सप्लाईज को बंद कर देंगे, जिसकी वजह से बॉर्डर टाउन एक भी मंथ टिक नहीं पाएगा। खैर हम जल्दी लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस में पहुंच जाएंगे। इसी के साथ वो मनीमैन क्या रहा होता है फोर्थ प्रिंस मैं तुम्हें लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस कभी भी नहीं दूंगा। अभी उन लोगों को एक आवाज आती है और वो लोग कह रहे होते हैं हम सभी शार्प शूटर है और हमारी एक गोली एक एनिमी को खत्म कर सकती है, जो कि सुनते हुए वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसी के साथ वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है, यहाँ पे ये देखते हुए ड्यूक रियान बाहर आता है और कहता है क्या आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँच गए हैं, क्या उन्होंने रात के समय सेना भेज दी थी, और इसी के साथ आखिर उन्होंने हमारा पता कैसे लगाया। अभी उनमें से एक नाइट कह रहा होता है हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे। इसी के साथ वो लोग काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने आयरन एक्स और उनकी पूरी की पूरी टीम आ जाती है, जहाँ पे वो आयरन एक्स ड्यूक रियान के ऊपर शूट कर देता है और इसे बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। जहाँ पे ड्यूक रियान बहुत ही मुश्किल से आगे की तरफ देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि रोलैंड उसके
सामने खड़ा है और वो उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहा है एंड इसी के साथ उसकी जो आंखें होती है वो बंद हो जाती है और इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रोलैंड और सभी लोग उसी लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे कार्टर रोलैंड के पास आते हुए कह रहा होता है, महाराज लाइटनिंग ने ये बताया है कि ड्यूक की वाइफ और उसके चिल्ड्रंस वो पिछले गेट से यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन उन्हें फर्स्ट आर्मी के जरिए हिरासत में ले लिया गया है। उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कह रहा होता है, रेजिस्ट करने वाले और बैटलफील्ड में कैप्चर किए गए सभी लोगों को डेंजन के अंदर कैद कर लो। इसी के साथ वो लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस को देखता है और कह रहा होता है, आखिरकार मैंने लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस को पा लिया है। अभी अगली फाइट ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी, जो कुछ बचा है मुझे वो सब कुछ लेना है। तो उसे ऐसा कहते हुए देख नाइटिंगेल और एना से कह रही होती है, हम कभी तुम्हारे ऐसे साइड के बारे में नहीं जानते थे। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कहता है, रुको, लगता है तुम गलत समझ रही हो। इसी के साथ वो लोगों को गेम की तरह समझाता है, जहाँ पर राउंड 1 स्टार्ट होता है, जहाँ पे वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते गोल्ड रॉयल को कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसी के साथ उन्हें लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस में आगे बढ़ते हुए एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर क्लियर वाटर पोर्ट लग्जरी पीएल नेकलेस होता है, वुल्फहार्ट किंगडम टॉप ग्रेड वुल्फ स्किन होता है और हार्मेस की टॉप ग्रेड डायमंड होती है। और ऐसे उन्हें कई सारे सामान मिलते जाते हैं और आखिर में जाके बहुत सारा गोल्डन रॉयल्स यानी कि सोने के सिक्के मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा होते हैं। और ये सब देखते हुए रोलैंड क्या रहा होता है, वाह यहाँ पे तो काफी सारा सोना है। अमीर लोग इसे खर्च नहीं करते बल्कि उसे एक जगह बैठे रहने और सड़ने के लिए देते हैं। तभी वहाँ पे कार्टर आता है और उससे क्या रहा होता है, महाराज हनीसकल फैमिली के पेट्रोव हल वो कैसल के सामने है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कहता है, वाह ये तो काफी ज्यादा तेज है। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा था, जल्दी करो, अभी के लिए सब कुछ यहाँ से छिपा दो, सारा का सारा सोना वो छिप जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम बाहर पेट्रोव को देखते हैं, जो कि मनी मन रोलैंड की बातों को इमेजिन करता है, जहाँ पर रोलैंड उससे कहता है, क्या तुम अपने पॉप्स वापस चाहते हो और क्या तुम इसलिए यहाँ पे वापस आए हो। ये सब सोचते हुए वो रोलैंड के सामने जाता है, जहाँ पर रोलैंड उससे कह रहा होता है, अम्बेसडर मुझे यकीन है कि तुम्हें सिचुएशन की अच्छी तरीके से जानकारी है, वैसे भी तुम्हारे पिता को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और वो सबसे पहले सरेंडर करने वालों में से एक थे। तो उसकी बातें सुनते हुए पेट्रोव उससे कह रहा होता है, महाराज आपकी काइंडनेस के लिए थैंक यू, और जब तक हनीसकल फैमिली इतनी रकम चुकाने में सक्षम है तो मैं तुरंत किसी को फिरौती के लिए भेज दूंगा और आपको जितने चाहिए मैं उतने भेज दूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, नहीं मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे लाइव स्टॉक और लोगों की जरूरत है। तो उसकी बातें सुनते हुए पेट्रोव बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कहता है, महाराज हनीसकल स्टेट में बहुत सारे हॉर्सेस मवेशी और भेड़े हैं और इसी के साथ वर्कर्स भी बहुत सारे हैं। तो रोलैंड उससे क्या रहा होता है, ये सिंपल है, मैं सारे फार्मर्स और वुड वर्कर्स और इसी के साथ ब्लैक स्मिथ और इसी के साथ कार पेंटर्स को चाहता हूँ, जहाँ पे तुम इसे कैलकुलेट कर सकते हो। और क्योंकि काउंट हनीसकल फैमिली में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर है, तो मुझे शायद इसके लिए 3000 लोगों की जरूरत होगी। और इसी बीच मैं तुम्हें बता दूं, तुम 1000 भेड़ों के किसी भी एक बंडल को चुन सकते हो या फिर फिरौती के लिए 300 स्टोन वर्कर्स को दे सकते हो। तो ये सब देखते हुए पेट्रोव मनी मन कह रहा होता है, मैं यहाँ पे बहुत सारे चॉइस ले सकता हूँ और मेरी बिजनेस सेंस के अकॉर्डिंग मैं कुछ ही दिनों में इन सभी चॉइसेस के साथ एक इकोनॉमिकल प्लान बना सकता हूँ। इसी के साथ वो कुछ कह रहा होता है कि तभी रोलैंड उससे कहता है, 24 घंटे मैं तुम्हें एक दिन देता हूँ और इसी बीच तुम्हें अपनी चॉइस चुननी होगी। इसी के साथ मैं इस जगह में ज्यादा टाइम तक नहीं रहूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों तक रुकूंगा। तो उसकी बातें सुनते पेट्रोव कहता है, सर क्या आप यहाँ से जाने वाले हैं। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है, ड्यूक उसी फाइट में मारा गया जहाँ पर लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस पर महाराज ने पूरी तरीके से कंट्रोल हासिल कर लिया, यहाँ से जाने का कोई मतलब नहीं बनता। और नहीं, बात ये भी नहीं है, अगर महाराज यहाँ से चले गए तो यहाँ पे राज कौन करेगा, जहाँ पे ड्यूक के चिल्ड्रंस ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में से कोई होगा। अभी वो रोलैंड से कह रहा होता है, महाराज क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, क्या इस लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस के लिए भी कुछ फिरौती है क्या। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कहता है, ओह तो क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। ये सच है कि मुझे सिटी को चलाने के लिए एक पर्सन या फिर एक फैमिली की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें फिरौती नहीं बल्कि एक मैनेजरियल पोजीशन मांगनी चाहिए। वैसे भी पूरी की पूरी प्रोसेस ये काफी ज्यादा लंबी है, इसीलिए किसी सीमित रकम से समझौता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं इस फोर्ट्रेस का 30% टैक्स रेवेन्यू और इसके इन्वेंट्री स्टॉक का 1000 हिस्सा रिसीव करना चाहूंगा और बाकी जो होगा वो मैनेजर का होगा। तो क्या तुम्हें पावर की लालच है बच्चे। तो उसकी बातें सुनते हुए पेट्रोव बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी रोलैंड उससे क्या रहा होता है, अगर तुम मेरे लिए लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस को चलाना चाहते हो तो तुम्हें इसके टेस्ट के रूप में मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर देना होगा। आखिर तुम उन लोगों से कैसे निपटोगे जो कि तुम्हारे रूल्स के ऑपोजिट जाएंगे। इसी के साथ मंथली टैक्स रेवेन्यू का तुम्हारा गैस ये कितना होगा। और इसी के साथ अगर मैं तुम्हें कॉमर्स एक्सपेंड करने का ऑर्डर दूं तो आखिर तुम कितने कदम उठाओगे। इसी के साथ तुम 1000 इन्वेंट्री ट्रिब्यूट कैसे इंश्योर करोगे। ऐसे ही उससे कई सारे क्वेश्चन पूछता है, जिससे कि पेट्रोव की हालत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से कार्टर उसको वहाँ से ले जाना पड़ता है, जहाँ पर रोलैंड चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वेल एम्बेसडर मैं मैनेजरियल पोजीशन के लिए तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो फिरौती के बारे में मत
भूलना। ये कहते हुए मुस्कुरा रहा होता है। तभी अचानक उसके पीछे नाइटिंगेल अपीयर होती है, जो कि कह रही होती है उसका रवैया काफी ज्यादा ईमानदार था और उसने झूठ नहीं बोला। ये कहते हुए उसके और पास आती है, जहाँ पर उसे देखते रोलैंड घबराने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है हालांकि मुझे नहीं पता कि इस फोर्ट्रेस में एरिस्टोक्रेट्स फैमिलीज में से कोई है जो कि गवर्नमेंट और कॉमर्स में इतना ज्यादा वेल नॉलेज है। मैंने सोचा था कि यहाँ के सभी लोग घोड़े पे सवार होने वाले और फाइट करने वाले टाइप के हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो जो नाइटिंगेल होती है वो उसके और पास आ जाती है, जहाँ पे उसके पास आते हुए कह रही होती है महाराज, तो क्या आप सचमुच इस लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस को छोड़कर बॉर्डर टाउन पे जाने का प्लान बना रहे हैं? इसी के साथ वो उसके सामने आती है, जहाँ पे वो उससे कह रही होती है आखिर आप यहाँ पे क्यों नहीं रुकेंगे, ये बॉर्डर टाउन से कहीं ज्यादा बेहतर और बिजियर है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस में ओवरलैपिंग रिश्ते हैं और यहाँ की सिचुएशन मेरी सुविधा के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ठकाऊ है, तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि हम इस सिचुएशन को मेंटेन करके चले और एक ग्रेट ओपोजिशन को लीड करे। ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ के लोगों पर चर्च का बहुत ज्यादा इफेक्ट है और फिलहाल के लिए वो लोग तुम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि विचेस सड़कों पर आजादी से घूमे, इसीलिए मैंने बॉर्डर टाउन को अचीव किया है। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल उससे कह रही होती हाँ तुमने प्रॉमिस किया था। ये कहते वो उसके सामने आ जाती है, जो कि देखते हुए रोलैंड थोड़ा सा हैरान होता है और उससे कहता है नाइटिंगेल आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तभी हम देखते हैं कि नाइटिंगेल उसे और भी ज्यादा करीब लेके आती है और इसी के साथ वो उसे किस कर लेती है। तभी नाइटिंगेल अपना फेस हटाते हुए वहाँ से गायब हो जाती है, जो कि देखकर रोलैंड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अभी एक आवाज आती है और वो पर्सन कह रहा होता है महाराज, फोर्ट्रेस के हाई प्रीस्ट ताइलो आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये देखते वो कह रहा होता है क्या चर्च के हाई प्रीस्ट? तो फिर ठीक है उन्हें अंदर आने के लिए कहो। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रीस्ट ताइलो अंदर आते हैं, जहाँ पे आते हुए वो कह रहे होते हैं महाराज लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस के हाई प्रीस्ट के रूप में मैं आपको हॉली सिटी में ग्रीट करता हूँ। आप ईस्टर्न रीजन के लेजिटिमेट रूलर बन चुके हैं, तो भगवान आपका साथ दे। तो उसकी बात सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है थैंक यू, ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने ड्यूक रियान का सफाया कर दिया और लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस पर कब्जा कर लिया। तो ताइलो कह रहा होता है इस दुनिया में क्या चल रहा है हम इसमें बहुत ही रेयरली इंटरफियर करते हैं और अगर यहाँ के लोग अच्छे से जी रहे हैं तो हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है तो क्या हमारी मीटिंग का एकमात्र सब्जेक्ट प्रेयर होने वाला है? तो ताइलो कह रहा होता है ये तो बस एक पार्ट है, मैं हमारे कोलैबोरेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो कि सुनते हुए रोलैंड कहते हैं क्या कोलैबोरेशन? तो ताइलो कह रहा होता है हम पावर और टेरिटरी को एक्सपेंड करने के टर्म्स में आपको अच्छा खासा हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है अभी अभी तो आपने ये कहा था कि आप किंगडम में इंटरफेयर नहीं करोगे। तो उसकी बातें सुनते हुए ताइलो कह रहा होता है इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करते। आपके भाई तिमोथी और आपकी बहन गार्सिया के बीच लड़ाई ने साउथर्न रीजन को तहस महस करके रख दिया है, जहाँ पे चर्च केओस को दूर करने के लिए और लोगों को शांति से रहने के लिए एक अच्छे रूलर की कामना करता है, जहाँ पर आपकी उदारता और आपके टैलेंट के चर्चे पूरे वेस्टर्न रीजन में फैला है और हर कोई आपके बारे में जानता है, जहाँ पे एरिस्टोक्रेट्स को परेशान ना करने की वजह से हम आपको सिर्फ रिसोर्स के टर्म्स ही प्रोवाइड करने में मदद कर सकते हैं। इसी के साथ वो एक बॉक्स निकालता है और कह रहा होता है ये हॉली प्रेयर रूम से है, आपके एल्केमिस्ट के जरिए प्रोड्यूस किया गया स्पेशल मेडिसिन की तरह। जहाँ पे से देखते हुए रोलैंड उसी बक्से को खोलता है, जिसके अंदर से एक छोटा सा पिल बाहर निकलता है, जहाँ पे ताइलो से कह रहा होता है ये लाल पिल ये टेम्पररी के लिए ट्रूप्स की पावर्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकता है और इसी के साथ ब्लैक पिल ये दर्द सर्दी गर्मी के रेजिस्टेंस को कई गुना तक बढ़ा सकता है और ये सिर्फ आइसबर्ग का टिप है, जहाँ पे हम आपको और भी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे डायरेक्शन में कदम बढ़ाने का डिसीजन करते हैं तो आप चर्च में आके मुझे कभी भी ढूंढ सकते हैं। इसी के साथ वो वहाँ से चले जाता है, जहाँ पे ये देखते हुए रोलैंड नाइटिंगेल से कह रहा होता है तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो, तुम किसी का झूठ का पता लगा लेते हो है ना? तो उसकी बात सुनते हुए नाइटिंगेल कह रही होती है नहीं वो पर्सन वो स्टोन ऑफ द डिवाइन जजमेंट से घिरा हुआ था, जहाँ पे मुझे सिर्फ एक डार्कनेस का धुआं दिखा और कुछ नहीं। इसी के साथ वो करीब से उसी पिल को देखती है, जहाँ पे वो कह रही होती है हालांकि इस धुएं की वजह से इस पिल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल एक पत्थर के जैसा है। इसी के साथ वो उसे टच करती है, जहाँ पे उसे देखते हुए कह रही होती है इसमें बहुत ही छोटा सा खोखलापन है, साथ ही इसमें से पतली और ब्लैक ऑरा बाहर निकल रही है, हालांकि ये मेरी एबिलिटीज को इफेक्ट नहीं करता है। तो ये देखते हुए रोलैंड कह रहा होता है जिन्हें डेथ पनिशमेंट मिली है हम उन्हें ये चीज खिला सकते हैं। तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चर्च तुम्हें ऐसा ट्रीट करेगा। तो रोलैंड कह रहा
रहा होता है जब गार्सिया ने एब्सोल्यूट विक्ट्री अचीव किया तब उनका मेरा साथ देना ये काफी ज्यादा सस्पिशियस हो गया, और अगर मैं उन दोनों के बीच के झगड़े में फंस जाऊं तो ये किंगडम ये 3 डिवीजन में बढ़ जाएगी और ये सबसे ज्यादा बेकार बात होगी जहाँ पर रिजल्ट चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें सभी का ही नुकसान होगा। इसी के साथ वो उसे बक्से को पकड़ता है और क्या रहा होता है, हालांकि इससे चर्च को क्या फायदा होगा, उनके पास रिक्रूट करने के लिए कम लोग होंगे। इसी के साथ चर्च का डिस्ट्रॉय होना या फिर टूट जाना इसका जोखिम होगा। तभी नाइटिंगेल क्या रही होती है, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर आप नोबल्स कैसे सोचते हो, आपके थॉट्स हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं। तो रोलैंड क्या रहा होता है, खैर इसमें इंटरफेयर करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें अभी भी जगह का सफाया करना होगा। हम यहाँ के रिसोर्सेज, फूड, स्टील और मशीनरी को बॉर्डर टाउन में लेके जा सकते हैं। इसी के 3 दिन बाद वो सभी फिर से बॉर्डर टाउन में वापस लौट जाते हैं, जहाँ पे हम कार्टर को देखते हैं जो कि रोलैंड से क्या रहा होता है, महाराज क्या फोर्ट्रेस को हनीशक्ल के हाथों में सौंपना कि ये सच में एक अच्छा दाव था। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड से क्या रहा होता है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, और अगर मैं लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस को सक्सेसफुली छीन सकता हूँ तो मैं दोबारा भी ऐसा कर सकता हूँ। इसके अलावा वहाँ के फादर और सन दोनों ही बिजनेस में काफी ज्यादा कमाल के हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमें धोखा देंगे। तो ऐना कह रही होती है, तो फिर महाराज आखिर इन लोगों के बारे में क्या। इसी के साथ वो उन वर्कर्स को देखती है जो कि वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जो कि देखते रोलैंड कहता है ये वो पहले न्यू लेबर्स है जिन्हें बॉर्डर टाउन में लाया गया है, जहाँ पे इन लोगों की जनरेशन मिट्टी से जुड़ी हुई है। तो इनमें से ज्यादातर लोग बिना किसी आशा के अपनी लाइफ जीते हैं, जहाँ पे जो चीज उन्हें प्रेरित करती है ये उनकी जन्मजात इच्छा नहीं है, बल्कि ये उनकी मालिकों की चाबुक और बेड़िया है जो कि उन्हें ये करने के लिए मजबूर कर देती है। तो उसकी बातें सुनते हुए ऐना काफी ज्यादा उदास होती है, जो कि देखते हुए रोलैंड कहता है खैर हम उन्हें एक पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें एक फ्री सिटीजन बनने का मौका दे सकते हैं। अभी अचानक उसे एक स्मेल आती है, जो कि सुनते हुए वो मन ही मन कहते कि क्या ये हवा, के साथ वो वहाँ पे उल्टी करने लगता है, जहाँ पे ये देखते हुए बाकी दोनों काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तभी रोलैंड उठते हुए कहता है कार्टर अब मैं बॉर्डर टाउन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन लूंगा। वैसे गाइस ये जो खुशबू थी ये टॉयलेट की थी, और इसी के साथ हम देखते हैं कि अगले दिन वो पूरे बॉर्डर टाउन में बाथरूम बनाने का ऑर्डर देता है, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ही होती है। तो उसकी बातें सुनते हुए कार्टर और बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पर रोलैंड कह रहा होता है लेबर के बैरक के पास इसका टेस्ट करो और यहाँ पे बाथरूम्स को बनाओ, जहाँ पे जो कचरे यहाँ पे बाहर फेंके जा रहे हैं मैं नहीं चाहता कि बाद में ये हमारे लिए परेशानी बने। तभी कार्टर कह रहा होता है लेकिन उन्हें सच में ऐसा किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो बैरक के बाहर ही रिवर के पास अपना ख्याल रख सकते हैं और बाकी सारा काम खुले में ही करते हैं। तो ये सब सुनते हुए रोलैंड मन ही मन कहता है ये सच है कि शुरू में मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन अभी इसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है और अब इस कचरे के प्रॉब्लम को मुझे ठीक से हल करना होगा। इसी के साथ कार्ल उसके सामने आता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है महाराज बाथरूम के पीछे इस बेसिन का पर्पस क्या है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है मुझे मल मूत्र कलेक्ट करना है। तो उसकी बातें सुनते हुए कार्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या महाराज क्या आप उसे कलेक्ट करने वाले हैं। तो रोलैंड कह रहा होता है हाँ ये फार्मिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, हम इसे फार्मिंग के लिए यूज करेंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए कार्टर मन ही मन कुछ इमेजिन करने लगता है, जहाँ पे वो इमेजिन करता है कि वो टॉयलेट खा रहा है, जो कि देखते हुए वो उल्टियाँ करने लगता है और उसके साथ वो कटप्पा मामा भी होते हैं, यानी कि भैरव, जहाँ पे दोनों ही उल्टियाँ करने लगते हैं। जो कि देखते हुए रोलैंड कहता है क्या तुम दोनों दिन में सपने देख रहे हो, ये कुछ गलत नहीं है, इसे उर्वरक कहा जाता है जो कि मिट्टियों को उपजाऊ बनाता है जिससे कि फसल और भी ज्यादा अच्छी होगी। तो इसलिए बस मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। और इसके बाद रात हो जाती है, हम देखते हैं कि रोलैंड सोया हुआ होता है, जहाँ पे नाइटिंगेल उसके सामने आती है और उसे कंबल से ढकते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। जहाँ पे फिर से अपने रूम पे आती है, तभी वैंडी से देखते हुए कह रही होती है कि क्या तुम फिर से महाराज के कमरे में गए थे। तो उसे देखते हुए नाइटिंगेल शर्माते उससे कह रही होती है वैंडी क्या तुम अब तक सोई नहीं हो। तो वैंडी से कह रही होती है मुझे चिंता है कि तुम सब कुछ गड़बड़ कर दोगे, महाराज वो कोई बच्चे नहीं है और जब तक वो नहीं सोता उसकी निगरानी रखना क्या सचमुच इसकी जरूरत है। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल कह रही होती है विचेस का न्यूज ये पहले ही हर तरफ फैल चुका है, जहाँ पे विचेस के खिलाफ बुरे इंटेंशन रखने वाले दूसरे लोग अगर वो महाराज की तरफ आगे बढ़े तो क्या होगा। तो वैंडी से कह रही होती है लेकिन हमारे सिस्टर्स ये पेट्रोलिंग गार्ड्स के साथ रहती है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा क्या तुमने पहले ही उसके तकिए के नीचे स्टोन ऑफ डिवाइन जजमेंट नहीं रखा, तो इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल चेंज करते हुए कह रही होती है मैं बस उनका थोड़ा सा ख्याल रख रही थी। तो वैंडी से कहती है वेरोनिका हम विचेस है। तो नाइटिंगेल उससे कहती है हाँ मैं जानती हूँ हम विचेस है। इसी के साथ वो मनीमन कह रही होती है और महाराज ने ये कहा कि वो एक विच के साथ शादी करेंगे और वो झूठ नहीं बोल रहे थे। इसी के साथ वो काफी ज्यादा खुश होती है,
जहाँ पे लेटते हुए कह रही होती वेंडी, क्या तुम्हें अभी भी चर्च के बारे में कुछ याद है? तो वेंडी उससे कह रही होती है, आखिर तुम अभी ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, लॉन्गसंग फोर्ट्रेस के चर्च के एक हाई प्रीस्ट ने महाराज से मुलाकात की थी, जहाँ पे उस प्रीस्ट ने महाराज को थ्रोन तक पहुँचने के ऑफर को प्रोवाइड किया था। हालांकि महाराज ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन उस प्रीस्ट ने महाराज को 2 सस्पिशियस पेल्स दिए हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा कि उन्हें हॉली पीरियड रूम के जरिए क्रिएट किया गया है। तो क्या तुमने पहले कभी इसके बारे में सुना है? तो उसकी बातें सुनते हुए वेंडी काफी ज्यादा उदास हो जाती है, जहाँ पे वो कहती है, मुझे नहीं पता, मैं जिस जगह में थी वो जगह ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी, यहाँ तक कि आसमान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ मेरी तरह थी और उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ओरिजिन क्या है। वहाँ पे अलग अलग चर्चों के बेघर बच्चे और ऑर्फन्स थे, और साथ ही वहाँ पे वो बच्चे भी थे जिन्हें उनके माता पिता ने चर्च को भेज दिया था, जहाँ पे हमने वहाँ पे प्रॉपर शिष्टाचार सीखा था और इसी के साथ बुक पढ़ना, गाना गाना और ऐसे ही काफी कुछ सीखा था। ये कहते हुए वो घबरा रही होती है, तभी नाइटिंगेल उसे गले लगा लेती है, जो कि देखते हुए वेंडी को थोड़ा सा राहत मिलता है, जहाँ पे वो कह रही होती है, मैं वहाँ पे 10 सालों तक थी जब तक कि वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम वेंडी को देखते हैं जो कि एक प्रीस्ट से कह रही होती है, मिस फेरमान आखिर हम कहाँ पे जा रहे हैं? तो वो जो प्रीस्ट होती है वो उसे डंजन के अंदर फेंक देती है और उससे कह रही होती है, क्वेश्चन मत पूछो, बस यहीं पर ही रहो। इसी के साथ वो उस दरवाजे को बंद कर देती है, जहाँ पे ये देखती है वो घबरा रही होती है। तभी वो अपने सामने कुछ लोगों को देखती है जो कि एक लड़की को बहुत ही जोरों से मार रहे होते हैं और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर देते हैं, जहाँ पे वो लोग वेंडी की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक प्रीस्ट कह रहा होता है, ओह तुम्हें और एक मियाँ मिल गया है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे भी वो पहली वाली लड़की वो शांत हो चुकी है, तो अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। इसी के साथ वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे ये देखते वेंडी घबरा रही होती है। इनमें से एक प्रीस्ट उसके बालों को पकड़ते हुए वहाँ पे दबा देता है और उसके मुंह को बंद करते हुए कह रहा होता है, ये तुम्हारा फेट है तो इसके बारे में चिंता मत करो। इसी के साथ वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से उसके फेस पे बहुत ही जोरों से एक पंच पड़ता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी अपीयर होती है, जहाँ पे ये देखते वो प्रीस्ट कह रहे होते हैं, उनमें से एक आजाद हो गया है, जाओ उसे पकड़ो। ये कहते हैं वो सभी लोग उसी बच्चे को पकड़ने के लिए आगे भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी वो जो बच्ची होती है वो काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उनमें से एक प्रीस्ट के ऊपर पंच करती है और अपने हाथ को उसके आर पार कर देती है, जहाँ पे वो उसे मार देती है। ये देखते हुए बाकी सभी प्रीस्ट बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि क्या ये अवेकन हो चुकी है। इसी के साथ वो अपने स्टोन ऑफ डिवाइन जजमेंट का यूज करते हैं, लेकिन वो वर्क नहीं करता। तभी वो लड़की एक किक करते हुए उससे भी खत्म कर देती है, जहाँ पे वो प्रीस्ट कह रहे होते कि क्या ये ट्रांससेंडेड है। ये कहते वो मर जाता है। दूसरी तरफ ये सारी आवाज सुनते हुए प्रीस्ट फरमान अपने साथ काफी सारे नाइट्स को लेके आती है, जहाँ पे वो ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है कि सामने सारे प्रीस्ट मारे जा चुके हैं। जहाँ पे वो नाइट्स उसी लेडी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो लेडी काफी इजीली उन्हें डॉच कर लेती है और उन्हें भी बहुत ही बुरी तरीके से मार रही होती है। मानो किसी को मारना वो बस उसके बाएं हाथ का खेल है, जहाँ पे कुछ ही पलों में वहाँ के सारे नाइट्स को मार डालती है। दूसरी तरफ ये से देखते हुए वेंडी बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है, जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए प्रीस्ट फरमान से उसी चाबी को ले लेती है। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे वो कह रही होती है, मैं उस लड़की की वजह से बच पाई, जहाँ पे मेरी बॉडी में कुछ बचे हुए सिल्वर की वजह से मैं शैबरिज शीर में चली आई, जहाँ पे मैं 2 साल बाद डीमन मद के दौरान अवेकन हुई और यही मेरी कहानी है। फिर बाद में मैंने सुना है कि चर्च ने एक ह्यूज फायर का बहाना बना के सब कुछ छिपा दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ, जहाँ पे किसी को भी परवाह नहीं था कि उस ननरी में दूसरी लड़कियों के साथ क्या हुआ और उसे भुला दिया गया। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, लेकिन अब हमारे पास सब कुछ है, तो वेंडी सो जाओ। इसी के साथ हम अगले दिन देखते हैं, जहाँ पे मौत की सजा दी गई एक क्रिमिनल को वही पिल खिलाया जाता है जो कि कार्टर से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे कार्टर उसे बहुत ही मुश्किल से निपट रहा होता है। वो जो पर्सन होता है उसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है और वो कार्टर पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ हम उसी दीवार पर रोलैंड और बाकी सभी लोगों को देखते हैं, जहाँ पे एना कह रही होती है, मौत की सजा दी गई क्रिमिनल के पास ऐसी कोई भी ट्रेनिंग स्किल नहीं थी और यहाँ तक कि आपका टॉप नाइट उससे निपट नहीं पा रहा है। तो रोलैंड कह रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे वो प्रीस्ट सही कह रहा था, ये एक नॉर्मल पर्सन की फिजिकल एबिलिटी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकता है और यहाँ तक कि उसकी पेन को भी कम कर सकता है। तो अगर एक होनहार नाइट इसे ले ले तो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, जहाँ पे वो काफी मुश्किल से उसी पर्सन पर एक हिट करता है, जहाँ पे पर्सन फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन कार्टर उसके स्वॉर्ड को दूर फेंकते हुए कह रहा होता है, उसे एक और स्वॉर्ड दो और उसे फिर से मेरे पास आने दो। तभी वो जो पर्सन होता है वो उसी दीवार के ऊपर प्रिंस रोलैंड को
को देखता है, जहाँ पे वो उसे देखते हुए काफी तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ता है। ये देखते हुए कार्टर कहता है क्या आखिर ये क्या करने वाला है। तभी ये देखते हुए वहाँ के बाकी सभी लोग उसके ऊपर मस्कट से फायर करने लगते हैं, लेकिन उस फायर से उस पर्सन को कुछ भी नहीं होता। जो कि देखते हुए कार्टर कहता है जल्दी से मेरे घोड़े को लेके आओ और इसी के साथ उसे महाराज के करीब जाने मत दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो एक छलांग लगाते हुए रोलैंड के सामने पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसके सामने एना आ जाती है जो कि उसके ऊपर अपने फायर से अटैक कर देती है और उसे जला देती है। इसी के साथ वहाँ पर नाइटिंगेल आती है जो कि अपने एक अटैक के साथ उसे खत्म कर देती है। और इसी कुछ समय बाद हमें बताया जाता है जो घायल सैनिक थे, लकीली नाना वहीं पर ही थी जिसने उन्हें हील कर दिया। और जहाँ तक उस कैदी का सवाल है जिसने पिल लिया था, हालांकि उस पिल्स ने उसे जबरदस्त ताकत दी, लेकिन इसके बहुत ज्यादा बुरे साइड इफेक्ट थे। जहाँ पे नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग उसके सिम्टम्स एक स्टोन ऑफ डिवाइन जजमेंट को निगलने जैसा था, लेकिन उसके साइड इफेक्ट को कंसिडर करते हुए ये साफ था कि चर्च इन गोलियों के साथ आसमान के नीचे जो भी कुछ है उनसे जीत सकते हैं। और इसका फैक्ट यह है कि चर्च इन गोलियों को बेचने के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छुक है। तो इसका मतलब यह है कि ग्रे कैसल के रीयूनिफाइड के बाद वो मेरे पीठ के पीछे आराम से छुरा घोप सकते हैं। और जब तक उनके जेब में और भी स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं है तब तक उन्हें किसी चीज से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। खैर मैंने इस लाइफ में एजुकेशन, फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर इनसे निपटने का प्लान बनाया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे वेपन रिसर्च को टाइम से पहले ही आगे बढ़ाना होगा, जैसे मस्केट की बजाय राइफल और बुलेट्स या फिर और कुछ। राइफल के पीछे का मैकेनिज्म ये उतने भी ज्यादा हार्ड नहीं है, और जहाँ तक ये बात है कि बुलेट्स को किक किससे मिलती है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इसे मरकरी फुलमिनेट कहा जाता है। तो मुझे एक एल्केमिस्ट टीम को हायर करना होगा और उनके लिए एक बहुत ही अच्छा लैब बनाना होगा। वो ये सब सोच रहा था कि तब इसके सामने से स्क्रोल कह रही होती है महाराज। उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कहता है सॉरी मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा बहक गया था। वैसे मैं किस बारे में बात कर रहा था, एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन। उसकी बातें सुनते हुए स्क्रोल अपनी बुक को बंद करते हुए कह रही होती है महाराज अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और ऐसा लगता है कि अभी हमारी क्लास को बंद कर देनी चाहिए। इसी के साथ हम वहाँ पे नाइटिंगेल को देखते हैं जो कि वहाँ पे सोई हुई होती है और रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी होती है, जहाँ पे स्क्रॉल एना से कह रही होती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मिस्टीरियस और खतरनाक असैसिन महाराज की क्लास में ही सो गया। खैर ये पहली बार है जब मैंने उसे डिफेंसलेस देखा है। और इसी के साथ वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हम रोलैंड को देखते हैं जो कि कंबल से नाइटिंगेल को ढक देता है और कह रहा होता है हाल ही में नाइटिंगेल सच में बहुत ही ज्यादा काम कर रही है और आज पिल टेस्टिंग के दौरान जो हुआ, अगर ऑनेस्टली कहूँ तो उसे हर समय इतना सतर्क रहने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आराम करने में उसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। खैर मुझे उसे सोने देना चाहिए और इसी के साथ वो भी वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं जो कि अपने रूम पे एक पानी के टब को गर्म करती है और इसे एक बाथ टब बना लेती है, जहाँ पे उसके अंदर नहाने लगती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है, जहाँ पे रोलैंड की बातें याद करती है, जहाँ पे रोलैंड उससे कह रहा होता है क्या तुम नहाने का पानी फिर से गर्म कर सकते हो, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मैं जल्दी तुम्हारे लिए एक शावर को प्रिपेयर करूंगा। ये सब याद करते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और मनीमन क्या रही होती है नॉर्मल सिटीजन महीने में सिर्फ एक बार नहाते हैं, लेकिन महाराज उनके स्टैंडर्ड काफी ज्यादा हाई है और शायद इसी तरीके से अमीर लोग जीते हैं। हालांकि कहानी में प्रिंस छोटी उम्र से ही जश्न और बॉल्स को अटेंड करता है, जैसे कि वो फूलों के बीच से गुजरता है, लेकिन हमारे प्रिंस ये बिल्कुल अलग है। इसी के साथ वो मनीमन रोलैंड को इमेजिन करने लगती है और शर्माने लगती है, जहाँ पे उसकी नजर में रोलैंड उससे कह रहा होता है ये दुनिया बहुत ही छोटे छोटे बॉल से बनी है, ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये सब याद करते हुए वो मनीमन कह रही होती है गर्म और ठंडा दोनों ही बॉल्स की एक्टिविटी के इंडिकेटर्स है और ज्यादा एनर्जी के साथ ये जो बॉल्स है ये और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ये और भी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। ये कहते हुए वो वहाँ पे बुलबुला बना रही होती है, जहाँ पे वो ग्रीन फ्लेम को यूज करते हुए कह रही होती है और अगर मैं अपनी ग्रीन फ्लेम पर जूम करूँ तो क्या वो लाखों छोटी जलती हुई बॉल्स की तरह है। एक साथ वो उस पे फोकस करने लगती है और अपना ध्यान लगाने लगती है, जहाँ पे मनीमन कह रही होती है पतला, मुझे इसे और भी ज्यादा पतला बनाना होगा, मुझे इसे ढेर करने की बजाय इसे स्ट्रिंग करना होगा। और ऐसे ही वो अपने अंदर के सोर्स को काफी सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने लगती है और इसी के साथ ऐसे ही वो एक रेड फ्लेम क्रिएट करती है। इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम रोलैंड को देखते हैं जो कि सोया हुआ होता है और नींद में हंसते हुए कह रहा होता है टैंक्स, एयरक्राफ्ट, कैरियर्स, गंडम, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको तबाह कर दूंगा। और इसी के साथ हम उसके सपने में देखते हैं जहाँ पे वो पावर रेंजर बना हुआ होता है या फिर कहूँ वो पैसिफिक रिम में होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक बड़े से रोबोट को कंट्रोल कर रहा होता है और दुश्मनों से निपट रहा होता है। वो धमाके पे धमाके कर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी उसे एक आवाज आती है महाराज प्लीज उठिए, महाराज उठ जाइए, जहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए कह रहा होता है आखिर ये क्या चल रहा है, क्या इस टाउन में कुछ हुआ है या फिर एक नया विच मिल गया है। तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती नहीं, ये
एना है और उसकी एबिलिटी वो फिर से बदल चुकी है। जो कि सुनते हुए रोलैंड कहता है कि क्या फिर से, क्या वो पहले ही मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच गई है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो नाइटिंगेल उसके चेहरे पर एक रुमाल को दे मारती है और उससे कह रही होती है ये मैच्योरिटी के बाद फिर से चेंज हो चुका है, जहाँ पे मैंने इतनी खतरनाक मैजिक का मैटेरियलाइजेशन कभी नहीं देखा। ये बिल्कुल एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन जैसा लगता है। तो जाओ देखो, ऑफिस में हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसी के साथ दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे वो कह रही होती है आज सुबह जब मैं एना के कमरे से गुजरी तो अपने डेस्क पर अपने सामने एक मेटल के लंप के साथ सोई हुई थी। मैं उसे जगाने वाली थी, लेकिन तभी मुझे कुछ एहसास हुआ और मैंने देखा कि उसकी बॉडी में मैजिक जम गया है और वो एक तरीके का क्यूब जैसा लग रहा था जो कि लगातार घूम रहा था। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कहते कि क्या एक क्यूब। एंड गाइस, इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो में अपना पूरा सपोर्ट दिखाओ। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।